हाय गाइस, वेलकम टू आसान बायोलॉजी। आसान बायोलॉजी में आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में जो पहले दो वीडियो में हमने बात कर चुके हैं उसको आज आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज आप कुछ जमाने पहले एक फिल्म आई थी थ्री इडियट्स आमिर खान की। उस फिल्म में थ्री इडियट्स में आमिर खान ने ये बताया था कि इंसान को जिस चीज का पैशन होता है उसकी तरफ परस्यू करना चाहिए। लेकिन उस फिल्म में एक छोटी सी पॉइंट थी, वो हाउ टू टीच के बारे में भी आमिर खान ने उस फिल्म में बताया था। उसमें आमिर खान से पूछा गया कि कुड यू प्लीज डिफाइन द मशीन। तो आमिर खान ने कहा कि एनीथिंग व्हिच रिड्यूसेस द एफर्ट इज कॉल्ड मशीन। तो टीचर को पसंद नहीं आया उसको। टीचर वांट्स रैंचो से जब सवाल पूछा तो टीचर ने उसने सिंपल आंसर किया, बट टीचर को समझ में नहीं आया। उसने बोला नहीं डिफाइन करो, और वो डेफिनेशन बड़ा लंबा था। तो फिर आमिर खान ने उसको सार्केस्टिकली किताब को डिफाइन किया। तो टीचर ने उससे कहा कि ये क्या बात हुई, आसान लफ्जों में कहना क्या चाहते हो, आसान लफ्जों में बताओ। तो आमिर खान ने बताया कि बस हम किताब लेना चाहते थे। तो बात यही है कि हाउ टू टीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे पढ़ाया जाए। नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू एक्सप्रेस एंड हाउ टू मेक द सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग। तो इस चैनल में आपको यही हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बायोलॉजी को पढ़ाना चाहेंगे। यू नेवर विल लूज द इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को कितनी आसान तरीके से हम पढ़ाएंगे अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आज हम आगे बढ़े उससे पहले साइंटिस्ट और जो एक्सप्लोरर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक है, वो बेसिकली डब्ल्यूज पे बात करते हैं। डब्ल्यू मेरे एक फ्रेंड का नाम है, बट यहाँ पे डब्ल्यू बात कर रहा हूँ मैं। जो वर्ड है डब्ल्यू, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है डब्ल्यू, उसमें 5 डब्ल्यूज आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अ साइंटिस्ट। वो 5 डब्ल्यूज क्या है, मैंने बोर्ड पे ऊपर लिख रखा है। हु, वेयर, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई। Who, where, when, what and why. These are the 5 W's, and all scientists, explorer want to explain the answer of these questions, and this is the way how science grows with the moving of the time and all. तो यही बात है, आज भी हम यही W's पे बात करेंगे। तो इससे पहले जो दो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है उसमें मैंने 3 W's के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं, जिसमें who, where and when. Who means what all those scientists who have contributed and who explored the cell. Then where, that in which countries, like I told you that the microscope is being invented in Dutch, नीदरलैंड में इन्वेंट हुआ। उसके बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट ने उसको रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा। उसके बाद हम चले गए, जब हम जर्मनी गए, जर्मनी में जो शिल्डन एंड शॉन है उन्होंने सेल थ्योरी कॉइन की। और स्कॉटिश जो बॉटनिस्ट था वो स्कॉटलैंड का था, तो उसने न्यूक्लियस को ढूंढा था। तो हमने हु, वेयर, व्हेन पे बात कर चुके हैं। एक बार आपको छोटा सा रिकैप कर दूं कि 1595 में ज़ेकेरियस जेनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। उसके बाद 1665 में हुक ने डेड सेल को देखा था, क्वार्क सेल को माइक्रोग्राफी में पब्लिश करा दिया। और 1617 को ल्यूवेन हुक ने आंखों से अपने माइक्रोस्कोप से लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा और उसको एनिमल कूल का नाम दिया। फिर आगे चल के रॉबर्ट ब्राउन आए जो स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढा। और फिर कहानी आगे बढ़ी तो शिल्डन एंड शॉन दोनों आपस में कॉफी में मिले। एक बॉटनिस्ट था, एक ज़ूलॉजिस्ट था, दोनों जर्मनी में बर्लिन में मिला, और दोनों ने एक दूसरे पे जो माइक्रोस्कोप में जो एक प्लांट सेल को देखा था, एक एनिमल सेल को देखा था, उसकी फाइंडिंग को कोलैबोरेट किया। और उसके बाद उन्होंने सेल थ्योरी दे दी। सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं थी क्योंकि वो बताती नहीं थी कि कैसे नया सेल आता है। तो रॉबर्ट रुडोल्फ विर्को आए, और रुडोल्फ विर्को ने 1855 में आकर के उसको ओमनस सेलुलर ई सेलुलर दिया। तो यहाँ तक का कहानी मैंने रिकैप कर दिया है। आज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट। आज हम व्हाट पे बात करेंगे, ठीक है। और कहानी के जो इस ब्लैक बोर्ड में जो चीज बना हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके अगले हिस्से में विल टॉक अबाउट व्हाई। और जब मैं व्हाई की बात करूंगा तो थोड़ा सा गणित आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू अ लिटिल बिट मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और उस मैथमेटिक्स में आपको प्रोपोर्शनलिटी, रेशियो, थोड़ा थोड़ा मेंसुरेशन भी आएगा। तो बी पेशेंट। जिनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन दोज हु आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, प्लीज बेयर विद मी। आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा बिकॉज़ आई वाज टॉपर इन मैथमेटिक्स। जब मैं आज से 25 साल पहले बिहार बोर्ड में मैंने जब एग्जाम दिया था तो आई स्कोर्ड 98% इन मैथमेटिक्स। तो आई वाज वेल इन मैथमेटिक्स।
बट हुआ कुछ इंसिडेंटली कि मैं डॉक्टर बन गया और बनना था इंजीनियर, लेकिन डॉक्टर बन गया और आगे चल के हमारी कहानी है कि आई हैव लेफ्ट द प्रैक्टिस and I entered into the business and then I become entrepreneur and I started my hobby and I am started teaching to you biology because मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस हैं, आकाश के लोग पढ़ाते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं, but they are presenting the thing is very bland way, मतलब उसमें टेस्ट नहीं, उसमें स्वाद नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। इन बायोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे आप समझ में आएगा, आगे जब हम आगे भी चीजें पढ़ाएंगे इट विल अगेन कम इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए और देखिए कि कैसे ये जो साइज और शेप के बारे में बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी किताब नंबर पेज नंबर 126 और 127 में ये सारी चीजें दिया मैंने, टू दी पॉइंट वही डायग्राम्स बनाए हैं, वही चीजें लिखी है जो आपके सिलेबस में, थोड़ा थोड़ा सिलेबस के बाहर भी आपको कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि नीट के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक में जब आप तीसरा चौथा जो आखिरी पैराग्राफ है उस पे जब आप डालेंगे पेज नंबर 126 की, तो उसमें एनसीईआरटी ये कहता है कि सेल का जो शेप साइज, सेल का जो शेप साइज है, सेल डिफरेंट, सेल जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, किसमें, एक शेप है, एक साइज और एक्टिविटीज है, 3 पॉइंट लिखा है कि सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। ठीक है, तो उसमें आगे चल के उसने बताया साइज के बारे में बताया। देखो सेल बहुत छोटा होता है और इसको हम माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके थ्रू हम देखते हैं। माइक्रोस्कोप में लिविंग चीज को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वी आर नॉट एबल टू सी द लाइव थिंग। तो हम इसकी बात करते हैं। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सबसे पहले लिखा है माइक्रोप्लाज्मा की बात की है कि माइक्रोप्लाज्मा की जो साइज होती है ना 0.3 माइक्रोन। What is micron? Micron is 1,000th part of 1 millimeter. It is 10 to the power minus 6 meter. तो मिलीमीटर को जब 1000 बार डिवाइड करेंगे तो 1 माइक्रोमीटर मिलता है। वो हम लोग पढ़ते थे अपने, जब आप फिजिक्स की किताब पढ़ेंगे तो उसमें शुरू होता है एक्सा, पीटा, टीरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पेनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो। तो इसी तरह से आप याद कर लो कि जो माइक्रोमीटर है वो 10 to the power minus 6 मीटर का होता है। तो अब साइंटिस्ट जो है जो छोटी चीजें जो मेजर करते हैं तो दो चीजें करते हैं, या तो नैनोमीटर में करते हैं या माइक्रोमीटर में करते हैं। यहाँ हम माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो किताब में लिखा हुआ आपको कि माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, ये इसको लुई पास्चर ने सबसे पहले ढूंढा था और ये मनीरफ ग्रुप का एक बैक्टीरिया, बट इसमें सेल वॉल नहीं होता है ना। खास बात ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है और इट इज द smallest living organism as well as the smallest cell, जिसको माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं, इसको पीपीएलओ ही बोलते हैं, ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लुई पास्चर ने देखा था जो कैटल होते हैं ना, जानवर होते हैं, उनके जो फेफड़े के जो प्लूरल फ्लूइड होते हैं ना, वहां से उन्होंने निकाला था और उसको माइक्रोप्लाज्मा की बात की थी। और क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, बाद बाकी सारी चीजें उसकी प्रोकैरियोट्स वाली है, मोनेरा वाली है, कि उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं और मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जो आगे चल के मैं अभी आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का जो डिफरेंस है उसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा, दैट वुड बी अगेन वेरी सिंपल, वेरी लूसिड, वेरी इजी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो उस जो माइक्रोप्लाज्मा की जब बात कर रहे हैं तो माइक्रोप्लाज्मा के बारे में आपको ये बता दूं कि ये डिजीज कॉज करता है, कैटल में भी और पपीते में भी इसके डिजीज कॉज करता है। और भी आपको जब आगे इस पे डिटेल में बताऊंगा जब हम पैथोलॉजी की बात करेंगे। अभी आप जान जाइए कि पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट सेल, द साइज ऑफ सेल इज 0.3 माइक्रोन। देन कमिंग टू, उसके बाद आपको बैक्टीरिया के बारे में आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि तकरीबन 3 से 5 माइक्रोमीटर के आसपास बैक्टीरिया का साइज होता है। लेकिन अब क्यूरियोसिटी है, और आपकी किताब में भी ये सब लिखा है कि सबसे व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड ऑल। तो आपको मैंने आरबीसी के बारे में बता दिया। आरबीसी इज 7 माइक्रोमीटर इसका डाया होता है। लेकिन आप अगर बोर्ड की तरफ देखें तो स्मॉलेस्ट की तो बात होगी, लार्जेस्ट सेल की जब बात करेंगे तो लार्जेस्ट सेल जो बॉडी के अंदर नहीं होता है, ये जो ऑस्ट्रिच एग है इट इज आउटसाइड द बॉडी। तो ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, बट इसको पूरी तरह सेल कहते हैं बिकॉज हम जब मानते हैं कि लार्जेस्ट सेल है,
बट ये इसके अंदर हाफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच एग होता है, उसकी जो डायमीटर होती है तकरीबन 170 मिलीमीटर तक होती है और उसका वेट तकरीबन 1.5 किलो का होता है ऑस्ट्रिच के अंडा जो है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट, ये भी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ, तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? तो लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होते हैं, जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की लंबाई, जो लंबे लोग होते हैं उनके अंदर 3 फीट से लेके 5 फीट तक हो सकती है, यानी 1 मीटर से 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और एक ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं स्क्विड, जो एक्वेटिक पानी में होता है, इसमें तो न्यूरॉन की लंबाई 12 मीटर तक हो सकती है। तो आप मान लो कि ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है एक ही सेल, लेकिन लंबाई कितनी है एक की? ह्यूमन अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो इसकी जो सबसे लंबी न्यूरॉन होगी, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पीछे से लेके अंगूठे तक पहुंचती है, उसकी लंबाई तकरीबन 1.5 मीटर यानी 3 फीट से 5 फीट तक हो सकती है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो गया। अब हम लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, तो लार्जेस्ट सेल इज एसिटोब्यूलेरिया व्हिच इज अ ग्रीन एल्गा। इसकी लंबाई तकरीबन 5 से 10 सेंटीमीटर होता है और ये बहुत ही टिपिकल जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जो सेल बायोलॉजिस्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है जो कि हम 5 से 10 सेंटीमीटर होता है एक ही सेल का है। तो इट इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म भी है, एक सेल का बना हुआ है, ग्रीन एल्गा है जिसको एसिटोब्यूलेरिया बोलते हैं। उसकी जो साइज होती है वो तकरीबन 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। अब आ जाओ ह्यूमन के अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल कौन से होते हैं? तो कुछ लोग बोलते हैं जो ब्रेन में कॉर्टिकल सेल होता है उसको, बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव दैट स्पर्म सेल बाय वॉल्यूम इज द स्मॉलेस्ट सेल और इसको स्पर्म सेल बोलते हैं और इसकी जो डायमीटर होती है 4 माइक्रोन के आसपास होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं लार्जेस्ट व्हाट आई वुड से द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज oocyte और ovum। ये oocyte तकरीबन 0.1 मिलीमीटर का होता है। तो देखो ये इससे कितना गुना बड़ा है, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में हमने बात कर ली, बैक्टीरिया में पूरी एक ग्रुप है। हाँ अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे नोट कर लो कि जो माइकोप्लाज्मा है, अगर सवाल आता है ये माइकोप्लाज्मा है, इस पे सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल नहीं होता। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि वैसा ऑर्गेनिज्म बताओ जिसको सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल, फिर आंसर माइकोप्लाज्मा नहीं होगा, बिकॉज इसमें सेल वॉल नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे स्मॉलेस्ट कोशिका के बारे में बताइए, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बताइए जिसमें सेल वॉल होता है, तो वो बैक्टीरिया ही होगा, दैट इज द बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा पे चलते चलते एक और बात बता दूं, क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है, इसको सेल वॉल नहीं होता, इसलिए पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है। ये आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेनिसिलिन इज वर्किंग ऑन द सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया और जब कोई सेल वॉल ही नहीं होता तो वो रेजिस्टेंट होता है। वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से एक्टिविटी होती है उसको, और इसका ट्रीटमेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वो सेल वॉल की बात हो गई। अब हम ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड द साइज ऑफ द सेल, सो वी हैव in our today's video we have already covered the 3 W's. The fourth W is what, and half of the thing is the size. So we have talked about in length, size, about the cell. Now we talk about the shape. जब shape की बात होती है तो आगे चल के आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि why the shape and the size of the cell is the way they are। इन नेचर ने ऐसा क्यों बनाया, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को इस तरह का। इट्स अमेजिंग थिंग। इफ यू कीप ऑन स्टडीइंग एंड अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो यू विल लव द नेचर एंड यू विल सी the wisdom of the nature, the wisdom of Almighty, that how he created the world, and very interesting, very interesting। और आपको इंटरेस्ट आएगा भी, ठीक है। तो अब हम शेप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? कोशिका की शेप के बारे में, सेल के शेप के बारे में बात करें। आपके एनसीईआरटी किताब में सबसे पहले लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जिसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और इसकी साइज आपने एनसीईआरटी में बोला हुआ है कि पॉइंट ये सारे 7 माइक्रोमीटर है। तो ये सेल जो है ना, ये राउंड होता ही होता है और ये बाइकॉन्केव होता है, यानी कि आप किसी
किसी आपको अगर किसी खुली हुई कोई चीज है, डिस्क है जैसे, उस डिस्क में अगर दोनों एंड से बीच सेंटर में उसको दबा दो तो ये बाइकॉन्केव होता है। क्यों बाइकॉन्केव होता है, इसकी इलास्टिसिटी की वजह क्या होती है, वो मैं आगे वाई में बात करूंगा इसकी। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है, वो इसका जो शेप होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है। और इसकी डायमीटर की बात करें तो ये 7 माइक्रोन का होता है, 7 to 8.5 माइक्रोन तक होता है इसका। और अगर इसके शेप की बात करें तो जो उसका जो पेरिफेरी होता है वहां पे तकरीबन इसकी जो थिकनेस होती है 2 माइक्रोन की होती है, और जो बीच में इसकी थिकनेस होती है वो 1 माइक्रोन की होती है। और ये इलास्टिक होता है, आगे बताएंगे इलास्टिसिटी है इसका साइज 7 माइक्रोन का। कैपिलरीज की जो लुमेन का जो डायमीटर होता है वो 6 माइक्रोन का होता है, बट स्टिल इट मूव्स इन अ कैपिलरी। इसके अंदर इलास्टिसिटी होता है और वो मूव करता है कैपिलरी में। कैसे, वो आगे बताएंगे कि क्यों ऑलमाइटी ने इसके साइज को इस तरह का बनाया। ठीक है, दूसरा आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा व्हाइट ब्लड सेल, जिसको कि ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और इसका शेप एमोबॉइड होता है। ये भी बताऊंगा कि क्यों एमोबॉइड होता है, बिकॉज़ इट्स नॉट रेगुलर शेप होता है, ये अपना शेप बदलता रहता है। अच्छा, जब शेप बदलने की बात आई तो चलते चलते मैं माइकोप्लाज्मा, बार-बार माइकोप्लाज्मा में वापस जा रहा हूं। माइकोप्लाज्मा भी अपना शेप बदलता है। तो माइकोप्लाज्मा जब अपना शेप बदलता है और इसको सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। मतलब जैसे जोकर अपना शेप बदलते हैं ना, इसलिए माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बताते हैं। तो अब आ जाओ व्हाइट ब्लड सेल पे। व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड होता है। इसकी वजह होती है क्योंकि इसको कैपिलरी से बाहर निकलना पड़ता है, और ये डिफेंस के काम में आता है बॉडी को। जो भी जब हमारे पास कोई इंफेक्शन आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको इंफेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये व्हाइट ब्लड हमारी मदद करती है। और क्यों ये अमीबॉइड शेप का आता है। फिर आया कॉलमनर एपिथेलियल सेल। ये लॉन्ग और नैरो होता है, और ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल आंखों में भी होता है, गट में भी होता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक। ठीक है ना, क्यों ऐसा होता है। इसकी जो लेंथ होती है ये तकरीबन 4 टाइम्स होती है इसके विड्थ की, और ये बहुत टाइटली पैक्ड होता है, और इसका न्यूक्लियस जो होता है बेसल साइड की तरफ होता है। ठीक है, अब ये याद कर लेना कि ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल है। एक एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम और भी है, आपको बताऊं, बार-बार मैं एनसीईआरटी की बुराई करना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, आपको बताना पड़ता है कि एनसीईआरटी में जो साइटोलॉजी स्टार्ट किया वो चैप्टर 8, 9 से स्टार्ट किया है, और उससे पहले उन्होंने प्लांट की मॉर्फोलॉजी बता दी। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लांट की मॉर्फोलॉजी बताओ, लेकिन प्लांट की एनाटॉमी बता दिया, और ह्यूमन की भी हिस्टोलॉजी पहले बता दी, यानी कि इसकी टिश्यू लेवल की चीजें पहले बता दी और बाद में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हैं। तो ये बड़ा मिसनोमर है। होना तो ये चाहिए था कि आप प्लांट की टैक्सोनॉमी बता दिया आपने पहले, उसके बाद मॉर्फोलॉजी भी बता दो आप, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप पहुंचते हो तो आपको सेल साइटोलॉजी को पहले रखना चाहिए था, और प्लांट एनाटॉमी एंड ह्यूमन हिस्टोलॉजी को बाद में रखना चाहिए था। बट यहाँ पे थोड़ा सा उनका जो ऑर्डर है ना, उसमें थोड़ा इश्यू हो गया है। कोई बात नहीं है, आप मैनेज कर लोगे। You guys are very intelligent nowadays. You have a lot of study material, both real as well as virtual. किताबें बहुत हैं, वीडियोस बहुत हैं, कोचिंग क्लासेस बहुत हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरी सेल्स की। जब बात करते हैं तो ये नर्व सेल आता है हमारा। अभी नर्व सेल के बारे में मैंने बताया कि नर्व सेल की लंबाई 1.5 मीटर से लेके स्क्विड नर्व सेल में 12 मीटर तक होती है। तो ये ऐसा क्यों है, इसका ये ब्रांच्ड है और लॉन्ग है, ये भी आपको बताऊंगा। अभी इसको रब नहीं करूंगा, इसको तो मैं हटा दूंगा, इसको आपको बताऊंगा कि ये क्यों इस तरह का शेप है। इसका शेप ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। आप ये नोट करते रहना, एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है। अब ये हमने एनिमल सेल की बात कर ली। नाउ कमिंग टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल में ट्रैकिड्स जो होते हैं ना, ये जाइलम में होते हैं। जाइलम में 4 तरह के सेल होते हैं, उसमें से एक सेल ट्रैकिड होता है। ये इलोंगेटेड होता है क्योंकि ये वैस्कुलर होता है, इसको वाटर सप्लाई करना पड़ता है, और इसमें पिट्स होते हैं, और ये इलोंगेटेड सेल होता है। ये डेड सेल होता है, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है सब मर जाता है, और ये डेड सेल हो जाता है जब इस पूरा मैच्योर हो जाता है। और ये इसका काम होता है कि पेड़ पौधे में वाटर को रूट से लीफ तक सप्लाई करना। तो इस वजह से इसकी जो लुमेन है, इसका लुमेन पतला होता है, और इसको ग्रेविटेशन के अगेंस्ट पानी को ऊपर तक भेजना होता है। 10 मीटर का प्लांट है, तो जमीन से लेकर वहां पंप तो लगा नहीं होता है, पेड़ों में पंप लगा होता है, नहीं लगा होता है, फिर भी पानी पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, ड्यू टू जो कैपिलरी मूवमेंट, और ये ट्रैकिड्स जो लुमेन बहुत पतली होती है उसके थ्रू पानी ऊपर जाता है। अब आ जाओ मीजोफिल सेल।
मीजोफिल सेल दो तरह के होते हैं, ये स्पंजी मीजोफिल सेल का है। कोई भी लीफ के ऊपर एपिडर्मिस के नीचे जो सेल होता है वो मीजोफिल सेल होता है और यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण वहीं पे होता है, यहाँ पौधे का फूड बनता है और इसी वजह से ये एलोंगेटेड है, इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अभी हम इसकी शेप की और साइज की बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा अब आपको मैथमेटिक्स बताएंगे। मैं इसको शेप को हटा देता हूं और अभी आपसे विल टॉक अबाउट जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो अब हम बात करेंगे वाई। ठीक है, तो अब बात करेंगे वाई की। वाई में क्या है कि सेल का जो वाई सेल इज नॉट बिगर, वाई सेल इज नॉट बिगर, वाई दे आर स्मॉलर। ये सेल स्मॉल क्यों होते हैं, छोटे क्यों होते हैं? पूरा ह्यूमन बॉडी जो है अलग अलग तरह के सेल का क्यों बना होता है, एक ही सेल का ह्यूमन क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह क्या है, जरा सोचने वाली बात। ह्यूमन के अंदर तकरीबन 200 तरह के अलग अलग सेल होते हैं। ब्रेन से बात कर लें, यहाँ पे न्यूरॉन्स है, आंख की बात करें अलग अलग तरह रॉड्स है, कॉन्स है। ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियन सेल्स होते हैं और हम ब्लड की बात करें, अगर ब्लड के अंदर तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल होते हैं, है ना। उसी तरह से हम स्किन सेल की बात करें, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी और इसके अंदर भी तकरीबन 100 सेल्स होते हैं। तो स्किन के सेल अलग हो गए और बोन के ऑस्टियोसाइट्स अलग हो गए, कॉन्ड्रोसाइट्स अलग हो गए, अमीलोसाइट्स अमीलोब्लास्ट अलग हो गया और फिर हमारे पास बहुत तरह के सेल है। हम एपिथेलियल सेल हो गया, क्यूबॉइड सेल है, एलोंगेटेड सेल्स है, सेंसरी सेल्स है, टेस्ट बर्ड्स है। So there are 200 types of cells and they have divided. जब cells, the same type of cells come together, they make a tissue, and same type of tissue come together, they make a organ, and organ do the different type of body system, and the whole different organs and different organ system come together and make an organism. So why a elephant or a whale or a human is not a unicellular? एक सेल के क्यों नहीं है? इसकी वजह जानने की कोशिश करो। इसकी वजह जानने की कोशिश करने के लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आप आ जाओ, आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन के बारे में और थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज है जो सेल के साइज को बताती है, वो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद आगे। सेल की साइज को ना इम्पोर्टेंट क्या होता है, सरफेस इज टू वॉल्यूम, देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग, देन न्यूक्लियो is to cytoplasmic ratio, the second one, and third one is the metabolism, ठीक। ये तीन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सेल की जो साइज है ना, वो सेल का साइज छोटा होता है। ठीक है, क्यों होता है? तो ये अभी इसके सरफेस और वॉल्यूम की बात में बात करें। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप ये बताओ कि अगर आपको सूप पीने के लिए अगर फॉर्क दे दिया जाए, या सूप पीने के लिए अगर आपको जो ब्रेड में जो नाइफ से ब्रेड में जो बटर लगाते हैं वो दे दिया जाए, तो वुड यू एबल टू टेक और कंफर्टेबल, या फिर आप स्कूप लेना पसंद करोगे? आप ऑब्वियसली स्कूप पसंद करोगे। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह आगे बताऊंगा। अच्छा, आप ये बताओ कि जब आपकी मदर, सिस्टर या खुद आप अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग, जब खाना बनाते हो, व्हाई यू आर कटिंग द वेजिटेबल इनटू स्मॉल पीसेस, उसकी वजह क्या होती है? या फिर हम कोई चीज, अगर बच्चे को, छोटा बच्चा है घर में, उसको अगर हमारे पास सिरप नहीं होता है कभी कभी, तो वी सपोज टू गिव देम टैबलेट। सो व्हाई वी आर क्रशिंग द टैबलेट को क्रश करके उनको क्यों खिलाते हैं? इस सब के पीछे में बस एक ही साइंस है, और साइंस क्या? मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस एरिया इज इंपॉर्टेंट। ड्यू टू सरफेस एरिया वी कट वेजिटेबल। हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सब्जी है वो पक जाती है।
अगर हम किसी वुड को, अगर वुड के ब्लॉक को अगर हम जलाने की कोशिश करें वो नहीं जलेगा, बट अगर जो लकड़ी के बुरादे में आग लगाना चाहे तो फौरन लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। इसीलिए जब कोई बड़ी चीज होती है, जब किसी बड़ी चीज को अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो उसका वॉल्यूम तो वही रहता है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया इज अ की थिंग। और सरफेस एरिया को समझते हैं हम कि सरफेस एरिया जो सेल है। अच्छा, एक और आपको एनालॉजी देता हूँ। अगर आप मिसाल आप फर्ज कर लो कि आप एक स्टूडेंट है, वो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है और एक स्टूडेंट है जो स्टेडियम के अंदर है। ये इतना बड़ा, अभी अभी वर्ल्ड कप चल रहा है T20, तो मान लो इतना बड़ा स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर कोई प्लेयर है, उसको, और यहाँ पे क्लासरूम में आप बैठे हुए हो, उसको अगर बाहर जाना हो तो विच इज मोर फिजिबल, इसको बाहर जाना आसान होता है या इसको बाहर जाना आसान है? तो obvious, the person who is sitting in the classroom, the person who is sitting in the classroom is easy to go out. उसी तरह से सेल का मान लो कि सेल के अंदर अगर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो पॉइजनस प्रोडक्ट है, वो जनरेट हुआ ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, उसको सेल से बाहर करना है। उस सेल कहां से बाहर होता है? सरफेस एरिया से बाहर होता है। तो अगर सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, अब इफ द साइज ऑफ द सेल गेट इंक्रीज, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सेल टू मैनेज and to excrete the excretory product, be it anything or a gaseous product with carbon dioxide, how it's very difficult to move it out because कि इसको जो सरफेस एरिया है और यहाँ पे और जो मैनेजमेंट है मुश्किल हो जाता है, इसी वजह कर सेल डिवाइड होता है। अब हम सरफेस एरिया की बात करें तो आपको सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि कैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप इसकी बात करो, लेट्स स्फीयर, ज्यादातर सेल स्फीयर को होते हैं, ठीक है ना? तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब इज द वॉल्यूम, ठीक? एंड द सरफेस एरिया इज 4 pi r square, 4/3. What is the surface area? I'm just missing. So I think 4 pi r square. Okay. And if you talk about the surface area of cube, say this is the cube. Okay. So the volume of a cube is the a cube, and the surface area is 6a square. Okay. This is what the surface area. So see, volume is directly proportional to the cube of radius. Volume is directly proportional to the cube of radius, whereas surface area is directly proportional to the square of radius. Okay, so as the size is gets bigger, जैसे ये size बड़ा होता चला जाता है, ये size बड़ा, अभी आपको डायग्राम में टेबल बना के दिखाऊंगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना, वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है लेकिन सरफेस एरिया पीछे छूट जाता है। सरफेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है जितनी तेजी से वॉल्यूम बढ़ता है। यानी कि अगर इसका डायमीटर अगर मिसाल दिया, इसको हमने डबल कर दिया तो ये 8 टाइम्स बढ़ेगा और ये 4 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक? अगर इसका मैंने डायमीटर को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो इसका वॉल्यूम 9 टाइम्स बढ़ जाएगा और इस 27 टाइम्स बढ़ जाएगा और इसका जो सरफेस एरिया है वो 9 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक? उसी तरह से अगर क्यूब में हम बात करते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a क्यूब एंड सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? ये ऐसा क्या है, आपको और समझाता हूं मैं, थोड़ा सा आपको इजी होगा, अदरवाइज आप लॉस्ट हो जाओगे। चलो हम एक आपको सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो समझाता हूं। ये मान लो कि एक क्यूब है, दिस इज अ क्यूब and it's 1 meter, 1 meter and 1 meter, and this is the cube. Its size is 2 meter, 2 meter and 2 meter. Okay, now if you make a surface area
and say the volume and surface area is to volume ratio. So what is the surface area? Surface area would be 6. If it is a meter, it is 6 meter square. Am I correct? Then the surface area of this is what? It is 6 into 4. This means 24. 6 into yes, 6 into 4, 24. It's a 24 meter square. Okay. So I am just removing this. Okay. And the volume of this is 1. Okay. And the volume of this is 8. Am I right? Yes. Then let's calculate the surface area is to volume. So it becomes 6 is to 1, and it becomes 24 is to 8. So it is 6 and it is 3. Okay. So as the size of any object is increasing, its surface is to volume ratio goes down. So this is surface to volume. As the size is increasing, surface area is to volume ratio goes down. So this is the why the cell have to divide. They don't have any option because they need surface area. सेल को सरफेस एरिया चाहिए, उस सरफेस एरिया के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। वो सरफेस एरिया है, इसी सरफेस एरिया की जगह से उसको एनर्जी का आसपास हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। तो जब ये साइज छोटा होता है तो ये मैनेजेबल होता है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया में इसको सरफेस एरिया इतना मिल गया, वो मैनेजेबल होता है। लेकिन जैसे वॉल्यूम बढ़ जाता है उस हिसाब से उसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ जाता है। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम के हिसाब से ये सरफेस एरिया छोटा पड़ जाता है। और जब सरफेस एरिया छोटा पड़ जाता है तो सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है तो फिर लिविंग, जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव, सेल हैव टू डू मेटाबॉलिज्म, एंड फॉर डूइंग मेटाबॉलिज्म they have to get nutrition, they have to get energy, as well as they have to excrete the poisonous product from outside. तो जो सरफेस पे जो एक्सचेंज होता है ना, वो एक्सचेंज कम होने लगता है। तो जब एक्सचेंज की इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है तो सेल इज नॉट कैपेबल टू लिव, एंड अल्टीमेटली दे डोंट हैव एनी ऑप्शन to manage the surface area as to volume ratio, they have to divide. So यही important है कि हम जब सब्जी को काटते हैं ना तो हम उसको काट के उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। जब हम टैबलेट को अगर हम क्रश करके बच्चों को पिलाते हैं तो उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। उसी तरह से जब हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज इन अ पाउडर फॉर्म, जब हम उसको इनहेल करते हैं वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब होता है, बिकॉज उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। तो सेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। सेल के पास जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है सेल का, when surface area increases, when cell getting, cell is a small, when its size get increased, its surface area become smaller as compared to the volume it have gained. जब इसका जो वॉल्यूम है ना वो ज्यादा हो जाता है और सरफेस एरिया कम हो जाता है, ultimately cell don't have any option but to divide, and this is why the cell have to divide, and this is why human have a 37 trillion cell within in the body and having a different functions. अभी आप बताऊंगा कि शेप अलग अलग कैसे होगा, आप साइज का समझो। इसीलिए सेल की जो साइज है ना, इट हैव टू लिमिट द साइज, कि हमारा सरफेस एरिया मैनेजेबल नहीं हो रहा है तो सेल को डिवाइड करना पड़ता है। एक तरीका और होता है, एक तरीके से और सेल अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब आप उसको देखेंगे कि वो क्या करता है। अगर आप स्टडी करेंगे गट के जो लाइनिंग होता है ना, उसमें जो कॉलमनर सेल होता है ना, उसमें विलाई होती है। वो क्या होता है, वो सरफेस एरिया ना ऐसे ऐसे अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ऐसे सरफेस एरिया को बढ़ा देता है सेल। ये देखो यहाँ से जो इनफोल्डिंग्स है इसको विलाई बोलते हैं। इसके वजह से ये जो कॉलमनर सेल होते हैं ना, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि वो एब्जॉर्प्शन कर सके। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप जब लंग की बात करते हो तो लंग के अंदर भी ये जो फेफड़ा है उसमें पूरा एक ही चैम्बर क्यों नहीं हुआ, एक ही बैग हो जाता जैसे फुटबॉल का गुब्बारा है, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है,
वो जब हम ब्रोंक्यूल्स के आगे जब डिवाइड हो जाते हैं तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिकॉज वहां से जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेशन मिलना है, ठीक है। तो इसलिए वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वो छोटे छोटे स्मॉल चैम्बर्स होते हैं उसमें लंग में, ठीक है। तो हमने ये हम समझे कि सरफेस सेल की साइज इतनी बड़ी, जो बड़ी साइज को क्यों नहीं मैनेज किया जा सकता है, बिकॉज सरफेस एरिया कम पड़ जाता है, जो कि सेल की एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, एंड एज द साइजेस ऑफ सेल इंक्रीजेस, इस सरफेस एरिया इज नॉट एनफ to manage the cell, their cell function, and that's why they don't have, the cell have not any option but to divide, and this is how the cell divide. अच्छा, अब दूसरा important मैंने बताया था कि nucleus is to cytoplasmic ratio. It is also very nucleus is to nucleoplasm is to cytoplasmic ratio. It is again is very important. आपके घर में वाईफाई चलता होगा सबके यहाँ, ये वाईफाई है ना, इस वाईफाई का एक रेंज होता है, इस रेंज के बाहर आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, आपके नेट की स्पीड कम हो जाती है। तो अगर आपको आपका घर बड़ा है, ठीक है ना, तो आपको एक और वाईफाई लेना पड़ेगा, ये वाईफाई मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, हर चीज की अपनी रेंज होती है। उसी तरह से न्यूक्लियस इज द लीडर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, एंड इट इज द न्यूक्लियस हु कंट्रोल द ऑल सेल। इसलिए ये न्यूक्लियस है, इसको सेल को कंट्रोल करना है, तो जब इसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू कंट्रोल, लीडर की इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है कि वो इतने बड़े सेल को कंट्रोल कर ले। अगेन इट डोंट हैव एनी ऑप्शन बट दे हैव टू डिवाइड एंड दे बिकम टू डिफरेंट सेल्स। यही वजह है कि सेल की साइज इतनी बड़ी नहीं होती, इसलिए ह्यूमन के अंदर बार बार बता रहा हूं कि 37 ट्रिलियन सेल होते हैं जो कि हमें जिंदा रखते हैं, और सब सेल के अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल अगेन द मेटाबॉलिज्म की वजह से भी सेल जो है जिस सेल की मेटाबॉलिज्म ज्यादा हाई होगी उसकी साइज छोटी होगी, बिकॉज देन इट नीड्स द सरफेस एरिया। जिस सेल की मेटाबॉलिज्म कम है वो स्लो है। आप देखो ना ऑस्ट्रिच एग कितना भाई 170 मिलीमीटर का है ना, 170 मिलीमीटर का, 1.5 किलो का एक ही सेल है, काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है नहीं, ये मेटाबॉलिज्म है ही नहीं, इसलिए बड़ा है ये। तो सेल की मेटाबॉलिज्म जितनी बड़ी होगी, जितना ज्यादा होगा, सेल का साइज उतना छोटा होगा। तो आपको मैंने थोड़ा सा गणित समझाया, थोड़ा सा ये समझाया। अब हम y का एक पोर्शन तो हमने आंसर कर दिया कि y सेल इज इन अ स्मॉलर साइज। सेल का साइज बड़ा क्यों नहीं होता है? ये ह्यूमन बीइंग में एक ही सेल क्यों नहीं था, एक ही सेल से क्यों नहीं काम चल रहा था? बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे सेल की साइज बढ़ती है वो मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए वो डिवाइड करता है, और डिवीजन के साथ साथ उसकी फंक्शन भी डिवाइड होने लगती है। फिर ये डिफरेंट सेल अलग होकर के अलग अलग फंक्शन करके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ से टिश्यू में डिवाइड होता है, और टिश्यू अलग, एक सारे टिश्यू मिलके एक साथ काम करते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम बनाता है, और सिस्टम से ऑर्गेनिज्म चलता है। बिकॉज हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, और हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, हर सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी जनरेट होता है। उस एनर्जी को वो दूसरे सेल तक पहुंचाते हैं, और सेल के अंदर न्यूट्रिशन का जो डाइजेशन होता है और जिससे एनर्जी निकलती है हमारे पास, तो उससे कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलती है जो सेल को एक्सेल करना होता है, और इस वजह से सेल का साइज छोटा होता है। अब आ जाओ सेल के अलग अलग साइज के होते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे आरबीसी की, ठीक है। तो देखो ये आरबीसी बच्चे, ये इस तरह का साइज होता है, ये डिस्क होता है, और इसको यहाँ से ना ऐसे ऊपर से और नीचे से उसको अगर थोड़ा सा दबा दोगे तो ये आरबीसी बन जाएगा। मैंने इसको बताया था कि ये 7 माइक्रोमीटर का होता है, लेकिन जब उसको इसका ऐसा अगर उसको खड़ा करके लॉन्गिट्यूडनल कट लगाओगे तो यहाँ पे ये 1 माइक्रोमीटर रहता है, और यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए है, अब इसकी लॉजिक समझो। हाउ नेचर हैव गिवन, वी हैव इन आवर बॉडी देयर आर 30 ट्रिलियन ब्लड वेसल्स, और ये डिफरेंट हमारे ब्लड वेसल्स में, मतलब एओर्टा से निकल करके आर्टरीज, और आर्टरीज से निकल करके कैपिलरीज तक पहुंचती है। और अगर हम इन सारे जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इतना बड़ा है, अमेजिंग, आपको यकीन नहीं होगा। अगर ये सारे आर्टरी को और सारे कैपिलरीज को मिला दें, इसकी लंबाई होगी 1 लाख किलोमीटर। चलो मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैं आपको बात चलते चलते बता दिया
ये 1 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, सारे आर्टरीज और सारे कैपिलरीज को मिला दे। और ये अर्थ है ना, ये अर्थ को 2.5 बार, यानी 1, 2 एंड ये हाफ, ये 2.5 बार पूरे अर्थ को एक आदमी के अंदर जो 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 वेस्कुलर सिस्टम में जो कैपिलरीज होती है ना, वो ढक सकता है। बिकॉज अर्थ की जो डायमीटर है वो तकरीबन जो सरकमफेरेंस है वो तकरीबन 40,000 किलोमीटर का होता है। ठीक है, तो इसी वजह पर तो इस आरबीसी को जब ये एओर्टा से निकलता है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे ये छोटे छोटे जब उसकी लूमेन छोटी होती चली जाती है, अल्टीमेटली ये पहुंच जाता है कैपिलरीज में, ये पहुंच जाता है और वहां से फिर ये एक्सचेंज करता है। और इसका जो लूमेन होता है, उसका लूमेन का जो साइज होता है वो 6 माइक्रोमीटर होता है। जब लास्ट में जब सेल जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, और इसका जो साइज है वो 7 माइक्रोन का है, यानी कि ये ऐसे भी मुड़ जाता है, ये इलास्टिक होता है। ये सेल कैसे होता है, वो यूं ऐसे है, तो ये कुछ इस तरह से शेप में मुड़ जाता है, अपने आप को ऐसे मोड़ करके और निकल जाता है। ठीक है, अगर और दूसरा, इनको इसके नंबर्स बहुत हैं। अब नंबर्स अगर ये गोल होता तो कैसे जाता है, ये इतने बड़े एरिया में सिर्फ 4 आरबीसी जा पाती है, लेकिन नेचर ने इसको ऐसा बनाया है कि ये ऐसा है, ये ऐसे चिपक के ऐसे कैपिलरीज में ना ऐसे मूव करता है। ये इस तरह से ये सारे सेल है ना, वो आगे में चिपक करके और ये आगे मूव करते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द शेप ऑफ द अच्छा, एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट और अगर है कि अगर ये डिश शेप का है, ये मान लो कि अगर इस तरह का होता, मिसाल दिया, ठीक है ना, इसको क्या कैरी करना पड़ता है, इसको ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन एटम होता है, और ये हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। ये जो लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है। तो अगर इसका शेप अगर बाई कॉन्वेक्स होता तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कम आता है। इसका शेप इस तरह का होता है, देखो इसका शेप इस तरह का है। दैट्स व्हाई इसके अंदर जो आरबीसी होगा, तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इट इज मोर एफिशिएंट, इट इज एबल टू कैरी मोर ऑक्सीजन देन दिस वन। सो सी व्हाई द शेप ऑफ दिस WBC RBC इज दिस। ठीक है ना, तो ये RBC का शेप ऐसा क्यों है, मैंने वाई का एक क्वेश्चन का आंसर किया। अब एक और एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे और फिर एक प्लांट सेल के बारे में बात करके आपको कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है हमारा वीडियो, ठीक है। तो अब हम बात करें WBC। ये WBC क्या है, ये अमीबॉइड शेप का होता है। तो ये अमीबॉइड शेप है ये WBC का। इसकी वजह क्या है, देखो ये जब भी ये डिफेंस सेल है, ये क्या करता है, बॉडी को जो पैथोजन है जो कि पैथोजन वुड बी एनीथिंग, बी इट वायरस और बैक्टीरिया और पैरासाइट और एनीथिंग। जब पैथोजन बॉडी के अंदर आते हैं तो वहां पे माइक्रोफेज मास सेल मैसेज भेजते हैं, और ये जो WBC है ना, आसपास से WBC उस एरिया में आता है। तो ये ऐसे ये कैपिलरीज में क्या करता है, ये कि ये ऐसे मूव करता है। यहाँ पे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं। तो क्या करता है ये कि जो आर्टरीज होती है ना, उसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उसमें मैसेज जाते हैं। वो एपिथेलियल सेल्स के टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके बीच में स्पेस आ जाता है, और इसको क्या कहते हैं, ये डायपेडिसिस, इस प्रोसेस को डायपेडिसिस करते हैं। क्योंकि ये अमीबोलॉइड शेप होता है। आपको ना बहुत अच्छे आपको वीडियो अगर आप देखोगे, आजकल तो इतनी अच्छी तरीके से इतने एनिमेशन बने हुए हैं कि इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको ना ये डायपेडिसिस इस प्रोसेस का होता है। एक बार आप डायपेडिसिस एक बार देख लेना कि डायपेडिसिस कैसे होता है। तो क्या करता है कि ये जो इतने छोटे स्पेस में ना, ये इसका स्पेस इतना छोटा होता है। तो तुमने टॉम एंड जेरी को देखा होगा कभी कि जेरी जो है कैसे छोटे बिल से निकल जाता है, उसी तरह से ये एमीबोलॉइड शेप में ये सेल ऐसा होता है। फिर ये आगे जाकर के ये कुछ पोर्शन ऐसे आता है, कुछ पोर्शन ऐसे बाहर निकल आता है, और अल्टीमेटली ये पूरा बाहर आ जाता है ब्लड वेसल से। और फिर ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है जहाँ पे पैथोजन है, उसको जाके उसको किल करता है, उसको मैनेज करता है। तो दिस इज हाउ द व्हाई द अमीबोइड शेप,
जो अमीबा का शेप है, ये WBC का एमोबॉइड शेप इसलिए होता है कि इसको सेल की कैपिलरी से ब्लड वेसल कैपिलरी से बाहर जाना पड़ता है डिफेंस के लिए, और ये टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल होते हैं लुमेन के अंदर, इसको वहां से बाहर निकलना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट्स एमोबॉइड शेप, ठीक है, तो इसलिए इसका ऐसा शेप होता है। अच्छा जी, अब आ जाओ नर्व सेल पे। एक और आपको एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं, फिर दो इसके बारे में बात, एक और प्लांट सेल के बारे में बताएं क्यों ऐसा शेप क्यों है उसका। देखो आप ना टेलीफोन एक्सचेंज चले जाओ, टेलीफोन एक्सचेंज, मैं बोलूंगा बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और टेलीफोन एक्सचेंज का नाम क्यों ले रहा हूँ। टेलीफोन एक्सचेंज में जाओगे आपको देखोगे कि बहुत सारे वायर्स इधर उधर, बहुत सारे खंभे गड़े हुए हैं, मशीन गड़ी हुई है, और बहुत सारे वायर्स जो है ना इधर एक्सचेंज में जब जाओगे, तब जब एक्सचेंज में जाओगे ना तो देखोगे बहुत सारे वायर्स इधर उधर होंगे। पता है ये ऐसा क्यों होता है? टेलीफोन का क्या काम होता है? ट्रांसमिट द मैसेज। ये क्या करता है? मैसेज ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ना ये क्या होता है कि लॉन्ग एंड इलोंगेटेड होता है। हमारा जो नर्व सेल होता है ना, अगेन इट पासेस द मैसेज, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जरिए ये मैसेज पास करता है। यहाँ पे जब हम किसी कोई हमें अगर कोई चीज प्रिक करता है, या कोई हम अगर गर्म चीज को छू लेते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए यहाँ से नर्व जो है ना इंपल्स को लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से जो सब कॉर्टिकल एक्टिविटी होती है, वो जो मोटर नर्व है ना उसको पुल करने के लिए बोलता है, और पुल करते हैं ये। तो ये इसी वजह से इसका शेप, इसके बीच में आपस में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, वो सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं आपस में जो मैसेज करते हैं, और बॉडी के अंदर एक तरह से करंट फ्लो करता है, और जितना मैसेज तकरीबन 40,000 थॉट्स जो है ना इंसान जब जगा हुआ होता है ब्रेन में आते हैं, इतने इंपल्स आते हैं सोचो, और इस इंपल्स को उसको मैनेज करना पड़ता है, और बताया जाता है कि जितनी सारे करंट बॉडी के अंदर जो जनरेट होती है कि इतनी कि उससे एक बल्ब को जलाया जा सकता है। सी सो व्हाई द शेप ऑफ, आपने एनसीईआरटी में देखा कि ब्रांच एंड लॉन्ग, तो ब्रांच एंड लॉन्ग इसलिए होता है बिकॉज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज टू कैरी मैसेज from one part of the body to other part of the body, that's why they have to message। अभी क्या है, अभी आप बोलोगे कि हमारे पास तो वाईफाई आ गया, तो वाईफाई से तो वायर की जरूरत नहीं है, बट वाईफाई कितना भी स्ट्रांग हो जाए, जो ब्रॉडबैंड के वायर से जो स्पीड मिलती है ना वाईफाई से नहीं मिलती है, क्योंकि ना मैसेज लॉस होता है। इसीलिए एक सेल जो हमारे कमर से शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड से, वो एक ही सेल का जो रेमिफिकेशन है वो सीधे फुट तक पहुंचता है, और इसमें मैसेज लॉस ना हो इसलिए ये इलोंगेटेड होता है, बड़ा होता है, इसके एक्सॉन्स एंड तक जाते हैं। तो दैट्स व्हाई सेल का जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन सेल का इलोंगेटेड इसलिए है बिकॉज दे हैव टू कैरी द मैसेज, और जब मैसेज कैरी करते हैं ये लोग, जब मैसेज कैरी करते हैं तो इसी वजह से ये इलोंगेटेड बड़े भी होते हैं और ब्रांच भी होते हैं, बिकॉज आपस में एक सर्किट है ना, ये पूरा ब्रेन पूरा बॉडी एक सर्किट में बना हुआ है, हर जगह नर्व सेल पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो इस सर्किट को बनाने के लिए अंदर बहुत ही माइन्यूट, आप टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स के सर्किट बने होते हैं। ब्रेन में और बॉडी में उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, ब्रेन है, गैंग्लियन है, उससे नर्व्स निकल रहे हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इसको जो न्यूरो साइंस और न्यूरो फिजिसिस्ट जो लोग हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, वो इसको बेहतर जानेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने ये बता दिया। अब एक और प्लांट सेल के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्या होता है, आपको बताया था कि जाइलम में 4 तरह के सेल होते हैं, बॉडी को ट्यूब होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है, जाइलम स्पेरेन्काइमा होता है। तो ये जो ट्रैकिड्स है ना, इसके अंदर पिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रैकिड्स क्या होता है, ये जब मैच्योर हो जाता है ना तो ये डेड हो जाता है, और डेड होने के बाद इसके प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो ये क्या करता है ना, ये वाटर को सप्लाई करता है, ठीक है ना, ट्यूबुल के साथ मिलकर, जैसे ट्यूब भी हैं और आपस में ट्रैकिड्स भी हैं, ठीक है ना, ट्रैकिड्स हैं। ट्यूब में क्या होता है कि वो सेल जो है ना आपस में मिल जाते हैं, ऐसे सेल होते हैं, और इनके बीच का जो सेप्टा होता है ना वो डिसॉल्व हो जाता है, और ये एक सीधा एक ट्यूब बन जाता है, और यहाँ से वाटर ऐसे सप्लाई होती है। बट ट्रैकिड्स के अंदर क्या होता है कि ट्रैकिड्स के अंदर इस तरह नहीं होता, ये इस तरह का होता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पिट्स बने हुए हैं, वाटर यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ से पिट बना हुआ है, ऐसे पिट बना हुआ है, वाटर ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है ना। तो अब इसको चूंकि वाटर को मूव करना है तो इसके लुमेन को पतला होना होगा, ताकि कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर को टॉप पे पहुंचाना है, तो इसके जो लुमेन होते हैं उसके लुमेन पतले होते हैं और थिक भी होते हैं लुमेन, ठीक है ना। और इसके अंदर पिट्स होते हैं,
तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है, बिकॉज ये पाइप है, ये एक ही लंबा पाइप है और ये दो छोटे छोटे पाइप्स हैं जो कि जाइलम में होते हैं और ये पाइप के जरिए बॉडी ऊपर जाती है, ठीक है ना। और एक लास्ट में आपके एनसीईआरटी के बुक में मीजोफिल्स के बारे में बताया है। मीजोफिल्स का खास नहीं है, वो मीजोफिल्स क्या होता है कि जो पत्ती के जो एपिडर्मिस होता है ना, एपिडर्मिस के अंदर में पैलिसेड मीजोफिल होते हैं, ये पैलिसेड मीजोफिल्स होते हैं इनको। और पैलिसेड इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, ये दे आर द पैलिसेड, व्हाट इज दे आर कॉल्ड, पैलिसेड मीजोफिल्स। और इसके नीचे होते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल्स, ठीक है ना। तो आपकी किताब में जो है ना वो स्पॉन्जी मीजोफिल्स का आपको इसके अंदर ना गैस को एक्सचेंज करने के लिए ना स्पेस बना होता है, तो इसका डायग्राम बनाया हुआ है स्पॉन्जी मीजोफिल्स का। ये पैलिसेड मीजोफिल्स पे क्लोरोफिल ज्यादा होता है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, और ये अपर है, ये पत्ती के ऊपर का हिस्सा है, और ये डर्मिस के नीचे का हिस्सा है। तो सनलाइट इधर से आती है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस पैलिसेड मीजोफिल्स में होते हैं, थोड़े फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो स्पॉन्जी, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल्स। आप आगे जब पढ़ोगे स्पॉन्जी मीजोफिल्स, ठीक है ना, ये स्पॉन्जी मीजोफिल्स होते हैं, ठीक है ना। मीजो का मतलब बीच में, फिल का मतलब पत्ती, तो पत्ती के बीच में होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फूड बनाता है, इसलिए इसका साइज इस तरह का होता है। तो मैंने आज कंप्लीटली आपको सेल साइज, शेप सब कुछ कवर कर दिया। मेरे ख्याल से आपको शायद इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, लोगों को बताएं और हमारे तरह जुड़े रहें आगे। आपको इससे भी और इंटरेस्टिंग आगे चल के जो वीडियो आएगा हमारा, I will try to cover the eukaryotes and prokaryotes. यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बीच में भी आपको वेन डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, बट अगेन आप इसको अगर सुनोगे, आई एम श्योर कि आप लॉस्ट नहीं होगे और आप कंटिन्यू बने रहोगे। तो अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके जो आपके साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।